गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम हिंदी विषय के प्रकरण हमारा जो चल रहा था वो था समास। तो समास के टॉपिक में पढ़ेंगे हम। हमारा जो है कर्मधारय समास हो चुका था। आगे जो है हम द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास ये पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो है हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जो अध्ययन किया था वो था कर्मधारय समास। तो आपको बताया कर्मधारय समास में पहला पद होता है और उत्तर पद होता है। पहला पद जो है उत्तर पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है, अर्थात वो विशेषण होता है। और उत्तर पद जो क्या होता है? विशेष्य होता है, अर्थात संज्ञा होता है। जो भी उदाहरण आपको बताए गए थे, नीलकमल, महापुरुष, ऐसे आदि उदाहरण जो है हमने कर्मधारय समास के अंतर्गत पढ़ा था। अब देखिए, अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास की परिभाषा हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा में पहले तो एक बार इसको सुन लीजिए कि इसमें जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो है वो समस्त पद का समूह का बोध कराता है। समस्त पद मिलकर के समूह का बोध कराता है। अर्थात इसमें जो पहला पद होता है वो प्रथम पद प्रधान होता है। जिस समास में पहला पद संख्यावाची अर्थात या प्रथम पद प्रधान होता है। उत्तर पद इसका जो है वो गौण होता है। अर्थात ये प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद और उत्तर पद मिलकर के, या हम इसको ये कह दें कि समस्त पद मिलकर के जो है एक समूह का बोध कराता है। समस्त पद जो है वह समस्त पद समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। एक बार इस व्याख्या को और समझेंगे। देखिए, कहने का मतलब ये है, दो पद होंगे, प्रथम पद है और उत्तर पद है। ये जो पहला पद है ये संख्या अर्थात काउंटिंग या गिनती जिसे हम कहते हैं, किसी संख्या का बोध कराएगा। संख्या ज्ञात मालूम होगा। किसकी संख्या का? उत्तर पद की। उत्तर पद की संख्या का बोध कराएगा। कौन सा पद है? पहला पद। जैसे पंचवटी। तो देखिए, पंच जो है वो प्रथम पद है और वटी जो है वो उत्तर पद है। तो पंच यानी कि 5, वट यानी वट, कितने वट है? 5 वट है। तो संख्या का बोध कराया ना, कितनी संख्या हो गई? 5। पंच वटो या वटी, पंचवटों का समूह है। मतलब ये है
5 वट जो है वो एक जगह एक समूह में है। 5 वट एक समूह में है, एक ही जगह है, एक ही घेरे में है, उनका समूह 1 है और वो 5 है। अब वो 5 है ये तो ये बता रहा है, लेकिन 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 10 कितने भी हो सकते हैं, जो भी है। तो कहने का मतलब यही है कि जो द्विगु समास है, ये द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और पहला पद उत्तर पद की संख्या का बोध करा देता है। भाई उत्तर पद में इतनी संख्याएं हैं और समस्त पूरा पद मिल करके एक समूह का बोध कराता है। एक समूह है, एक ग्रुप, एक एरिया, सबका मिला जुला रूप जो है वो इसका बोध कराता है। जैसे 5 वट कितने, 5 वट, ये 5 पंच वटों का या 5 वटों का समूह है, इस संख्या को। इसी प्रकार देखिए त्रिलोक, त्रि यानी 3, लोक यानी संसार, त्रिलोक। तीन लोकों का समूह है, 3 लोकों का समूह है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि समास विग्रह करेंगे तो समूह है की प्रधानता अवश्य रहेगी, यही इसकी मूल विशेषता है, और एक पहला पद संख्यावाची होगा। बस आगे देखिए चौपाई, चौ यानी 4, संख्या का बोध कराया, पाई यानी पैर, पाई का मतलब यहां पर क्या है, पैर है, तो क्या हो जाएगा, पैर या पद, एक ही बात है, तत्सम तद्भव का फर्क है और कुछ ही नहीं है। तो क्या होगा इसका, 4 पदों बहुवचन है का समूह है, क्या हो गया, चौपाई। इसी प्रकार देखिए सप्तर्षि, सप्त यानी 7, ऋषि यानी ऋषि 7, ऋषियों 7 ऋषियों का समूह है। ये समूह है शब्द लगाना अति आवश्यक है भाई। तो देखिए 7 ऋषियों का समूह है, क्या कहलाता है, सप्त ऋषि। ये देखिए आगे चतुर्भुज, चतुर यानी वही 4 है, भुज यानी भुजा है, 4 भुजाओं का समूह है, क्या कहलाता है, चतुर्भुज। सप्ताह है, हम लिखते हैं सप्ताह है, तो सप्त यानी सप्त, ये तत्सम शब्द है, सप्त यानी 7 दिनों, तो हम इसका समाज में करेंगे 7 दिनों का समूह है, क्या कहलाता है, सप्ताह है। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार जो है द्विगु समास में आपको ध्यान देने की बात यह है, एक बार और देख लीजिए, द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद जो है दूसरे पद की संख्या का बोध कराता है, और जो है प्रथम पद प्रधानता होती है, तो वहाँ पर जो है और वो समूह समस्त पद मिलकर के एक समूह का बोध कराता है। समूह अभी मैंने बताया समूह है, तो उस समूह का बोध कराता है, तो वहाँ पर जो है द्विगु समास होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं।
अब देखिए इसी प्रकार जो है अगला हमारा जो समास है वो है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास है वो बहुत ही सरल और सहज में समझ में आने वाला है। देखो जिस समास में परिभाषा के अंतर्गत हम लिखेंगे जिस समास में दोनों पद कौन से, प्रथम पद उत्तर पद, प्रथम पद उत्तर पद, दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा उनके बीच और कुछ अव्यय हैं और तथा एवं आदि बोध हो या लगे, आदि का प्रयोग हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास यानी दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में और तथा एवं आदि जो अव्यय है इनका प्रयोग होगा। तो देखिए सीधी सादी परिभाषा ये है इसकी कि दो पद होते हैं, मैंने प्रथम बताया था, दोनों पद मुख्य होते हैं, इसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, दोनों का महत्व बराबर होता है और बीच में इनके जो है और शब्द का वह तथा एवं इन अवयव का जो है बीच में दोनों के बीच प्रयोग होता है। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और चाची हैं, दोनों पद क्या है, प्रधान है, गुण है और दोष, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, भला और बुरा आदि। तो इसी प्रकार जो है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं और बीच में जो है और एवं भी वह तथा आदि का प्रयोग होता है। तो दोनों ये द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सीधा है और परिभाषा भी सीधा है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद तथा उनके बीच में और तथा एवं आदि का प्रयोग होता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी और इनके बीच में और का प्रयोग करते हुए दादा और दादी, नाना और नानी, चाचा और चाची आदि ऐसे जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। बहुत ही सीधा, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार द्वंद्व समास बहुत ही सरल शब्दों में जो है हमारे सामने है और इसी प्रकार जो है अब देखिए आगे जो है हमारा वो है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ये समास समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अधिकतर इसके विषय में बहुत बार बोर्ड के अंदर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी मैंने जब कर्मधारय समझाया था उस समय ये बात चल रही थी कि बहुव्रीहि समास जो है वो कैसा है। तो देखिए बच्चों, बहुव्रीहि समास
जहाँ कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई अन्य अर्थ प्रकट करे। बहुत ही सीधी सादी परिभाषा है। मैंने शुरू में बताई थी कि जब मैंने कर्मधारय बताया था, कर्मधारय समास को मैं साथ लेकर नहीं चलूँगा क्योंकि बहुत से शब्द इसके मिले जुले होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा संकित भ्रमित हो जाते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है। बहुव्रीहि समास में जहाँ दोनों पद प्रधान न होकर के या नहीं होकर के अन्य कोई अर्थ या जो हमारी भाषा में हम कह सकते तीसरा ही अर्थ प्रकट हो, तीसरा ही अर्थ प्रकट हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो बहुव्रीहि समास है इसके अंतर्गत जो मैंने शुरू में बताया था कि प्रथम पद है और उत्तर पद है, इसमें ना ही तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही इसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। इसमें दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये दो गए, ये तीसरा अर्थ, तभी मैंने लिखा था तीसरा अर्थ अर्थात अन्य अर्थ। इसको हम पोस्ट में ये भी लिख सकते हैं अन्यार्थ की प्रधानता, अन्यार्थ की प्रधानता, ये इसका शॉर्ट तरीका है, अन्यार्थ की प्रधानता। तो ये परिभाषा जो हमारी सिद्ध हो रही है कि इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। अब देखिए हम इसके अंदर जो है पढ़ेंगे और उदाहरण में देखिए चतुरानन, चतुरानन ये एक शब्द है। तो चतुर यानी चार, चतुर यानी चार, आनन यानी होता है मुख, क्या होता है मुंह। अब यहां पर देखिए आप कहोगे मतलब सर पहला पद संख्या का बोध कर रहा है। अरे भैया बात सही है, चार मुख है, चारों मुख एक जगह है, समूह का भी बोध करा रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे द्विगु समास हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, क्यों नहीं है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे नहीं है, दोनों ही चीज़ मैं यहाँ पे सिद्ध करूँगा। है तो ऐसे हैं, हालांकि है नहीं, लेकिन भ्रमित होने वाली बात है। तो वो भ्रमित कैसे है, परिभाषा में आया था उसमें द्विगु समास में कि पहला पद संख्या होती हो, इसमें पहला पद संख्या होती है, दूसरे जो सेकंड पद है उसकी संख्या को बोध करा रहा है, समूह का बोध करा रहा है, वो भी करा रहा है। बिल्कुल सही बात है, पूरी बातें लिखाई थी द्विगु समास में, वो सिद्ध हो रही है। लेकिन ये तो ऐसे द्विगु समास है, लेकिन उस द्विगु समास में ये बात नहीं थी। क्या बात नहीं थी? तीसरा अर्थ नहीं निकलता था। क्या नहीं निकलता था? तीसरा अर्थ नहीं निकलता था। इस बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ निकलता है, ये निकल रहा है। इसमें ये भी प्रधान है पहला पद, और इसमें दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों ही तो पद प्रधान है। दोनों मिलकर के तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर वो दोनों मिलकर के समूह का बोध कराते थे और तीसरा अर्थ नहीं निकलता था। इसमें दोनों मिल रहे हैं और समूह भी है, परंतु तीसरा अर्थ निकल रहा है। बस यही मूल चीज है जो है वो बहुव्रीहि समास में होती है। समझने की बात यही है। चतुर यानी चार, आनन यानी मुख, चार मुंह है,
है जिसके, अर्थात 4 मुख या मुँह वाला है जो, कौन, अर्थात कौन है, भगवान ब्रह्मा। तीसरा अर्थ हो गया ये। चतुरानन का नाम है, तो चतुरानन किसके हैं, चतुरानन कौन है, वो कौन है, भगवान ब्रह्मा। ये तीसरा अर्थ है। पहला अर्थ और दूसरा अर्थ, इसको हम ये भी कर सकते हैं, 4 आनन वाला है जो, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है। तो 4 मुँह है या आनन, आनन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आनन वाला या 4 आनन है जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। इसी प्रकार आगे चलते हैं और देखते हैं दशानन। दशानन ये सेम टू सेम है। कैसे, देखिए किस किस प्रकार है। 10 10 आनन, वही चीज जो यहाँ पर है, तो 10 आनन वाला या 10 आनन है जिसके, वाला है जो, अर्थात कौन, रावण। रावण की कितने मुख है या आनन है, 10। कितने हैं, 10। तो इसमें देख रहे वही चीज, जो विशेषता इसमें, जो वही विशेषता इसमें, लेकिन ये क्या कर रहा है, अन्यार्थ की प्रधानता है। ये अन्यार्थ की प्रधानता है कि 10 आनन वाला है जो, कौन, रावण है। देखिए पीतांबर, पीतांबर पित्त यानी कि पित्त यानी पीला, अंबर, अंबर यानी आकाश भी होता है, अंबर यानी वस्त्र भी होता है। यहाँ आकाश न होकर ये अंबर है। अब देखिए अंबर कैसा है, पीला है। तो यहाँ पर एक और समास आपको पढ़ाया था, वो था कर्मधारय। जो भी संशय वाली चीजें हैं वो आपको मैं तुरंत बता रहा हूं। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष। ये दोनों ही चीज क्या है, यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर द्विगु समास बताया उसी प्रकार यहाँ पर कर्मधारय की परिभाषा सिद्ध हो रही है। लेकिन कर्मधारय में पहला पद विशेषता बताता है यानी विशेषण होता है, और दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, सही बात है। लेकिन वही बात है जो द्विगु समास में है कि इसमें अन्यार्थ की प्रधानता नहीं होती है। यहाँ पर अन्यार्थ यानी तीसरा अर्थ की प्रधानता है। पीले वस्त्र वाला है जो, पीले वस्त्र वाला है जो, कौन है, अर्थात भगवान विष्णु। क्या हुआ, भगवान विष्णु। पीले वस्त्र किसने धारण कर रखे हैं या किसके हैं, भगवान विष्णु है। तो इसी प्रकार देखिए लंबोदर, लंबोदर संयोजित कीजिए, लंबा, उदर, इसको हटा दीजिए। उदर यानी होता है पेट, लंबा यानी लंबा। वही बात है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है यानी कि, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय न होकर के बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा, क्योंकि लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। किसे कहते हैं, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। तो तीसरा अर्थ कौन सा अर्थ निकला, ये दोनों ही प्रधान नहीं हुए।
ये दोनों ही प्रधान नहीं हुए, दोनों मिलकर के कौन सा अर्थ निकाल दिया, तीसरा, यानी गणेश जी का। तो लंबा उदर है जिसका, वह कौन है, गणेश जी। कौन है, गणेश। लंबा उदर है जिसका अर्थ भगवान गणेश। इसी प्रकार देखते हैं आगे। वीणा पाणी, वीणा पाणी। देखिए वीणा पाणी जो है, इस शब्द में वीणा और पानी, वीणा पानी प्रथम पद वीणा है, उत्तर पद जो है वो पानी है। वीणा पानी यानी होता है हाथ, वीणा यानी आप जब तो बजाने की जो वीणा आती है वो साधारण चीज है वीणा। अब वीणा किसके हाथ में है, यहाँ पे कर्मधारय के दृष्टिकोण से देखें तो हाथ में क्या है, वीणा। परंतु ये किसी का तो हाथ होगा, वो कौन है, वो है सरस्वती। कौन है, सरस्वती। तो तीसरा अर्थ निकला ना, ये तीसरा अर्थ, ये क्या कर, सरस्वती। सरस्वती हाथ में क्या है ना, तो इसका क्या होगा, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके, वह अर्थात वह या वह कौन है, सरस्वती। वह कौन है, सरस्वती है। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार जो है एक उदाहरण और देख लीजिए। चतुर्भुज, चतुर यानी चार, भुज यानी बुझाए, चार बुझाए है या चार बुझाओ वाला है, जो चार बुझाए हैं जिसकी, वह कौन, अर्थात भगवान विष्णु। इसी प्रकार एक बार और देख लीजिए, ये जो बहुवीर समास होता है, इस बहुवीर समास में दोनों पद प्रधान न होकर के अन्यार्थ की प्रधानता होती है। अर्थात आपको जब भी बहुवीर समास आपके सामने आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो है अन्यार्थ। अर्थात तीसरा कोई अर्थ दोनों प्रधान नहीं होकर के तीसरा कोई अर्थ निकलेगा। अब आपको एक कर्मधारय है और बहुवीर समास में द्विगु समास है, इनमें मैंने जो कई बार चीज़ें बताई भेद कि वहाँ पर आपको देखना है। जैसे मान लीजिए ये है त्रिभुवन, त्रिभुवन देखो, त्रि यानी तीन, भुवन यानी संसार, त्रिभुवन यानी संसार, ये भुवन यानी संसार, त्रि यानी तीन। तो फिर वहां पर क्या होगा, भुवन यानी होता है संसार, तीनों लोक, त्रिलोक बोल सकते हो, तीनों लोकों का समूह है, तीनों लोगों का समूह है। क्या इसमें कोई तीसरा अर्थ है क्या, नहीं। त्रिभुवन तीन भुवनों का या भुवनों का, भुवन त्रिभुवनों का समूह है, अर्थात त्रिभुवन। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज की कक्षा में जो हमने समास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की है,
फिर भी यदि मेरे ख्याल से कोई ऐसी समस्या है नहीं, और बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन किया, और जो हमने समास अच्छे तरीके से पढ़ा, और इनको पढ़े आगे और इसका सॉल्यूशन करें। कोई समस्या है तो विद्यालय से संपर्क करें, हमें ज्ञात कराए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।